नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात पर विमर्श करने वाले हैं कि क्या यूपीएससी में अपना अधिक से अधिक समय देना या बार बार अटेम्प्ट करना, क्या टाइम को हम बर्बाद कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसी के ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो सरकारी नौकरी की जो चाहत है या यूपीएससी की चाहत है, क्यों हमें अधिकांश देखने को मिलती है। दोस्तों हमें याद रखना होगा दो चीज़ें। एक तो ये है कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं अधिकांश लोग, क्या है, उनमें एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव देखने को मिलता है, जो कि हमारी कॉलोनियल मेंटालिटी या हमारी औपनिवेशिक मानसिकता से कहीं ना कहीं ड्राइव होते हुए हमें देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम देखते हैं कि सरकारी पद पर कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसकी समाज में एक अलग ही इमेज हमें देखने को मिलती है। दोस्तों सरकारी नौकरी में अधिकांश युवा भी इसीलिए लगा है, क्या है, ताकि उसे समाज में एक प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जॉब सिक्योरिटी के बारे में कि अधिकांश युवा, क्या है, इस अनिश्चित दुनिया में चाहते हैं कि बार बार हमें स्विच न करना पड़े। इसलिए क्या है, हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाए ताकि कोई भी हमारा ओनर हमें निकाले नहीं। और साथ के साथ दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के बारे में कहा भी ऐसा जाता है कि एक बार आप बस सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद आपको कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, आप काम करो चाहे ना करो। ठीक है, तो ये दोस्तों दो हमें महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, राइट। दोस्तों इसको लेकर क्या है दोस्तों, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे कि आखिर ये यूपीएससी की जो तैयारी है समय की बर्बादी है। दोस्तों अलग अलग आप थंबनेल्स देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग यूट्यूबर्स ने इस टाइम वेस्ट के ऊपर अपनी महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया है। दोस्तों ये मनीष कश्यप का भी, क्या है दोस्तों, हमें यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा जहाँ पर बताया उन्होंने कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों का दर्द क्या है, मेहनत और दर्द देकर आप रो पड़ेंगे। ठीक है, और यूपीएससी में बताया गया है कि जब तैयारी करने जाता है मुखर्जी नगर तो किस तरह से वे लोग रहते हैं और किस तरह का संघर्ष, ये भी दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दोस्तों यूपीएससी पे क्या है दोस्तों, ये बवाल भी हो गया है इस स्टेटमेंट का। दोस्तों ये किसने स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे और देखने वाले हैं कि क्या यूपीएससी की जो तैयारी है, क्या इसमें बोला जा रहा है दोस्तों इसके द्वारा जो सान्याल जी के द्वारा बात की जा रही है कि रिपीटेड अटेम्प्ट जो दे रहे हैं हम, क्या है दोस्तों, बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी के, वो दोस्तों वेस्ट ऑफ टाइम हमें देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों, जब हम बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसके कारण दोस्तों क्या है, हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों पूरी चीज़ों की हम जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा टाइम वेस्ट, क्या सच में हमारा टाइम वेस्ट है। दोस्तों इसमें अधिकांश जो इंटरव्यू में बात कही गई है कि अधिकांश, क्या है दोस्तों, जब हम मैक्सिमम टाइम अपना यूपीएससी में दे रहे होते हैं तब हमारी जो आकांक्षा हैं और जो हमारी लाइफ के अंदर जो भी संभावनाएं थी उसकी खोज के प्रति हम, क्या दोस्तों, बेरुख हो जाते हैं। मतलब दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जिस हमारे अंदर जो आकांक्षाएं थी और संभावनाएं थी, केवल हम यूपीएससी एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि हमारे अंदर जो और भी पोटेंशियल है, हम अच्छे अच्छे और कुछ भी हमारी लाइफ में काम कर सकते थे, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में बार बार रिपीटेशन करने के कारण, क्या दोस्तों, हम उन संभावनाओं को भी खो देते हैं और उनके प्रति बेरुखी दिखाते हैं, जिस कारण दोस्तों क्या है, हम एक भीड़ चाल का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। और जब दोस्तों 7 से 8 अटैम्प्ट हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा, अधिकांश लोगों के पास कुछ नया नहीं करने को होता जिससे कि हम, क्या है, अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। दोस्तों इसी पर आज हम विमर्श करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दर्द, कितना हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दोस्तों ये मनोज कश्यप ने भी, क्या दोस्तों, बताया है इस वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से संघर्ष किया जाता है। ये दोस्तों क्या है, युवाओं के संघर्ष की बात की जा रही है यहाँ पर, युवाओं के त्याग की बात की जा रही है और यूपीएससी के प्रति समर्पण की भी बात की जा रही है अपने एग्जाम के दौरान। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के विमर्श को हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा यूपीएससी इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ये पूरा का पूरा जो बवाल है, क्या है दोस्तों, एक इंटरव्यू के अंदर कही गई बात से हुआ है। दोस्तों ये किसने क्या कहा गया है, तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं संजीव सान्याल, उनके एक बयान पर दोस्तों हमारा यूपीएससी इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, क्या दोस्तों, इसको पूरी तरीके से चर्चा में देखा गया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यूपीएससी में, क्या दोस्तों, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यह संजीव सान्याल कौन है। तो संजीव सान्याल दोस्तों क्या है, मेंबर हैं किस चीज़ के, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो एडवाइजरी काउंसिल है दोस्तों गवर्नमेंट की, उसके दोस्तों क्या है, एक सदस्य है एडवाइजरी काउंसिल के इकोनॉमिक। ठीक है,
सो दोस्तों उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब है हो सकता है कि आपके लिए उतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं हो सके, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कि आपके लिए डल और बोरिंग भी हो सकती है, ठीक है। सो दोस्तों उन्होंने अपने जो इंटरव्यू है उसमें इस बात को भी कहा है कि एवरी कंट्री नीड्स ब्यूरोक्रेसी। तो दोस्तों सचिन सान्याल ने वो सॉरी संजीव सान्याल ने क्या कहा है कि हर कंट्री को क्या है ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी में सरकारी जॉब के नाम पर दोस्तों भीड़ चाल चलते रहें और हमारा मैक्सिमम जो समय है इसमें दे दें। उन्होंने ये बोला है दोस्तों कि जो यूथ है अपना बेस्ट, अपने जो जवानी का बेस्ट टाइम है, बेस्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ, वो लोग मैक्सिमम टाइम क्या है री अटेम्प्ट में ही व्यस्त क्या है वेस्टेज करते जा रहे हैं अपने टाइम का। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि हर इंसान को सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। दोस्तों सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है दोस्तों कि क्या हम सच में यूपीएससी करना चाहते हैं, क्या हमारा खुद का डिसीजन है, क्या सच में हमारा जो सोचा समझा डिसीजन है। इसके अंदर इस बात को दोस्तों प्रमुखता से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरे इंटरव्यू में जब हम ढंग से देखेंगे तो, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है दोस्तों कि हमें अन्य क्षेत्र जैसे मूवीज़ में, एक्टिंग में, साइंटिस्ट में, खिलाड़ी बनने में, गोल्ड मेडल लाने में, ओलंपिक में, डॉक्टर्स बनने में, इंजीनियर बनने में, वकील बनने में, ठीक है, जज लॉयर बनने में, इन चीज़ों में भी हमें अधिक रुचि दिखानी चाहिए बजाय इसके। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि हम यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ दोस्तों अन्य क्षेत्रों के अंदर भी हमें हमारी पोटेंशियल ग्रोथ को ढूंढना चाहिए, ठीक है। उन्होंने दोस्तों एक बात को और देखने को मिलेगा हमें कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना और कोई रैंक हासिल करना अलग बात है, और सिस्टम के अंदर दोस्तों काम करना अलग बात है। सो दोस्तों अधिकांश जो हमारे निर्णय होते हैं, हमारे यूट्यूब के ऊपर हम टॉपर्स को देखते हैं या फिर हमारे रिश्तेदारों में आईएएस पीसीएस की एक अलग ही छवि बना दी जाती है। उनके कारण दोस्तों हम क्या है हमारा डिसीजन ले लेते हैं कि हमें यूपीएससी करना है, आईएएस पीसीएस करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी में एक अलग ही आनंद आता है, ठीक है। और तैयारी के बाद जब सिलेक्शन होता है, हमारी मनचाही पोस्ट नहीं मिलती, तब हम क्या दोस्तों उस जॉब को क्या दोस्तों एक बोझ की तरह लेते हैं या फिर उतना फैसिनेटिंग हमें हमारा जॉब नहीं लगता है। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यूपीएससी को पास करना अलग चीज़ है और यूपीएससी के बाद सिस्टम में रहकर काम करना अलग चीज़ है। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं कि जब हम सिविल सर्विसेज के अंदर जाते हैं तब हमारा एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड दोनों ही सिविल सर्विसेज के लायक है या नहीं, ठीक है। इस बात पर दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड दोनों ही दोस्तों यदि हमारा सिविल सर्विसेज के प्रति बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं है, तब दोस्तों हमें इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये बात भी बोली कि दोस्तों कि ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। इसमें बोला गया दोस्तों कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर इंसान के लिए नहीं है, केवल वही इंसान को ब्यूरोक्रेट बनना चाहिए जिसका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ब्यूरोक्रेसी के प्रति बिल्कुल ही समर्पित हो, ठीक है। सो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो बार बार हम अटेम्प्ट कर रहे हैं ये हमारी क्या है आकांक्षाओं की गरीबी, मतलब पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन का परिचायक हमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जब हम पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के प्रति हमारा अत्यधिक लगाव। जैसे कि दोस्तों जब जैसे जैसे हम हमारा ग्रेजुएशन या फिर हमारी एजुकेशन में बढ़ते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, तब हम देखते हैं कि कुछ चुनिंदा क्षेत्र ही हैं। उन चुनिंदा क्षेत्र में ही दोस्तों क्या है सामाजिक प्रतिष्ठा को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं और हमारा करियर भी दोस्तों उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर बनना, वकील बनना, लॉयर बनना, इंजीनियर बनना, तो ये गिने चुने 4-5 क्षेत्र हैं दोस्तों। इन्हीं में दोस्तों करियर बनाने की हम सोच पाते हैं, इससे आगे दोस्तों हम और अधिक हमारी संभावनाओं को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो दोस्तों इसी को बोला गया है वहाँ पर कि हम क्या है आकांक्षाओं की गरीबी का शिकार भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि हमें डाइवर्सिफाइड एस्पिरेशन रखनी चाहिए। दोस्तों क्या है इसमें बताया जा रहा है कि एक इंसान को क्या है डाइवर्सिफाइड इंस्पिरेशन रखनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसको अन्य जगह भी करियर तलाशना चाहिए, और केवल करियर नहीं, उससे अपनी लाइफ में एक्टिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, ड्रामा, घूमना फिरना, ठीक है, ट्रैवलिंग करना, चीज़ों के बारे में जानना, और साथ के साथ दोस्तों नए नए करियर ऑप्शन के प्रति अवेयर रहना, ये चीज़ को भी बोला गया दोस्तों कि हमारे पास जो एस्पिरेशन होनी चाहिए बहुत ही डाइवर्सिफाइड एस्पिरेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्या हमारा जो यूपीएससी की तैयारी करना है या यूपीएससी में अपना समय खपाना है, क्या सच में टाइम वेस्ट है। क्या है दोस्तों यूपीएससी के अंदर क्या हमारा जो बार बार है क्या वो टाइम वेस्ट हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों मेरे हिसाब से यदि मैं कहूँ कि यूपीएससी के अंदर अटेम्प्ट करना या तैयारी करना कहीं से कहीं तक
टाइम वेस्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों हम अधिकांश लोग यदि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर दोस्त क्या है दोस्तों, हमारी सामाजिक व्यवस्था का है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का है, हमारे जो टोटल गवर्नेंस का, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी की तैयारी क्या है, अपने आप में एक तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका पूरा सिलेबस को समझने में और इसके ऊपर कमांड हासिल करने में और एक मेच्योर एस्पिरेंट बनने में क्या है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट होता है दोस्तों अपने आप में एक तपस्वी होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है अपने आप में एक तपस्वी से कम नहीं होता है। राइट, ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों, जब यूपीएससी का एस्पिरेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, हर दिन बेस्ट न्यूज़, बेस्ट और एडिटोरियल एनालिसिस देखता है। ठीक है, सोसाइटी से वो बेहतर तरीके से रूबरू हो पाता है। GS4 जो इथिक्स है दोस्तों, इंसान को क्या है दोस्तों, मानव, मनुष्य को मानव या इंसान को इंसानियत से परिचित करा देता है। ठीक है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी है वो किसी भी एक ग्रेजुएट व्यक्ति को सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सुप्रशिक्षित करने का काम कहीं ना कहीं करती है। और इससे क्या दोस्तों, हम कहते हैं कि भारत के अंदर हमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको सबसे पहले मानव से मानव संसाधन, ह्यूमन कैपिटल में डेवलप करना होगा। तो दोस्तों यदि हम देखें यूपीएससी के जो अधिकांश स्टूडेंट हैं, या सॉरी एस्पिरेंट्स हैं, तो वे क्या है दोस्तों, सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सुप्रशिक्षित हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, दे आर वेरी वेल रिफाइंड ह्यूमन रिसोर्स। ये दोस्तों हमें याद रखना होगा कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो अपना मैक्सिमम समय अपने जीवन और जवानी को खपा रहे हैं, तो क्या है, वो भारत के सबसे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काउंट किए जाने चाहिए। और इसके लिए सरकार के पास पॉलिसीज़ होना चाहिए कि जिन लोगों को, जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, जो लोग अपने जीवन और जवानी का मैक्सिमम समय क्या है दोस्तों, इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, इस पूरी व्यवस्था के अंदर दे चुके हैं, तो सरकार के पास या फिर हमारे इंडस्ट्रीज़ के पास या फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास ऐसी कोई प्रणाली होनी चाहिए कि इतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर से बेहतर लाभ लिया जाए। ठीक है, सो यही बात है दोस्तों कि गवर्नमेंट के पास इस ह्यूमन रिसोर्स को बुलाने के लिए बेहतर एक्शंस या कार्य योजनाएं होनी चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा हम बात करते हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके कारण क्या है, हम डाइवर्सिफाइड एस्पिरेशन नहीं रख पा रहे हैं। क्या दोस्तों, हम क्यों डाइवर्सिफाइड एस्पिरेशन नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों हमको देखना होगा कि जो हमारी जो गवर्नमेंट एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, पूरी की पूरी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या फिर हमारी जो पूरी पूरी की व्यवस्था है उसका ही हमें दोष देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमारी जो सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम है, जो कार्यप्रणाली रही है, यदि हम दोस्तों आज़ादी के बाद से देखें तो दोस्तों क्या है, हमने क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है, जिसके अंदर दोस्तों शुरुआत में गवर्नमेंट का कंट्रोल अधिक था। हर व्यक्ति क्या दोस्तों सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि दोस्तों समाज में भी क्या है, सरकारी नौकरी वालों का एक अलग ही रुतबा था। क्यों दोस्तों, अधिकांश यदि हम देखें, यदि आज भी देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि एक लड़का जिसके पास सरकारी नौकरी है, ठीक है, और एक लड़का महीने के 1 लाख रुपए भी कमा रहा है लेकिन वो प्राइवेट नौकरी पे है, तो कोई भी लड़की वाला अपनी लड़की को, सॉरी मतलब जब भी हम रिश्ते की बात करते हैं, विवाह की बात करेंगे, तो जो भी लड़की पक्ष वाला व्यक्ति होगा तो वो है सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को ही प्रेफर करेगा। भले वो सरकारी नौकरी वाला 30 से 40 हज़ार के बीच में कमा रहा होगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले बंदे को अपनी लड़की नहीं देगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक सरकारी नौकरी का इम्पेक्ट हमें समाज में देखने को मिलता है। राइट, अब दोस्तों यदि हम बात करेंगे कि आखिर लोग डॉक्टर बनना क्यों प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि जो हेल्थ सेक्टर के अंदर दोस्तों कोई भी कोर्स करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा फीस हमें देखने को मिलती है। आज डॉक्टर बनने के लिए लाखों की फीस देखने को मिलती है। सबसे पहले तो नीट का एग्ज़ाम भी बहुत कठिन होता है, और साथ यदि एग्ज़ाम में पास कर भी लें तो अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए, आज एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 30 से 50 लाख रुपए या 50 लाख से ऊपर की अधिक फीस देनी पड़ती है, तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। अन्यथा दोस्तों अधिकांश हमें जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जो लो लेवल के हैं, या फिर जहाँ पे सिर्फ क्या है, नर्सिंग के वाले कोर्स हैं, वहाँ पर दोस्तों एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, यदि हम बात करें इंजीनियरिंग की कि आखिर इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे बेस्ट, तो हमारे पास क्या है, यदि हम IIT, NIT और बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट से यदि हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, तो दोस्तों वो इंजीनियर क्या है, एक युवा जो है वो पढ़ा लिखा बेरोजगार इंजीनियर बन के निकलेगा। दोस्तों ऐसी हम कई रिपोर्ट देखते रहते हैं कि भारत के अंदर दोस्तों जो युवा है वह क्या है, रोजगार योग्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसके पास जो आज की जो करंट मार्केट सिनारियो है, आज के जो करंट मार्केट से रिलेटेड उसके पास स्किल सेट नहीं है। तो दोस्तों हम क्या है, आउटडेटेड कोर्स पढ़ के हम बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं सीख कर पाते हैं। ठीक है,
यदि बात करें दोस्तों सिनेमा के अंदर की, कि सिनेमा के अंदर हमें एक्टिंग करियर या अभिनय में हम देखना चाहिए, तो दोस्तों वहाँ भी दोस्तों क्या हमें देखने को मिलता है कि वहाँ भी बड़े लेवल पर हमें भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। कुछ ही मुट्ठी भर घरानों का ही दोस्तों हमें कब्जा देखने को मिलता है। हालांकि जो OTT प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से इस इंडस्ट्री का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, लेकिन और अभी हो भी रहा है। तो निश्चित निश्चित तौर पर दोस्तों, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हर इंसान अलग अलग माइंडसेट, हर इंसान अलग अलग प्रकृति का होता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि स्पोर्ट्स के अंदर दोस्त हमारे हमारे मैक्सिमम जो युवा हैं वो स्पोर्ट के अंदर क्यों रुचि नहीं दिखाते हैं। सो दोस्तों इसके ऊपर भी दोस्तों एक बेहतरीन आर्टिकल आया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में जो क्रिकेट है उसको भगवान की तरह पूजा जाता है और अन्य खेल को जन आधार बिल्कुल ही न्यूनतम मिल पाता है। दोस्तों क्या है कि क्रिकेट को तो हम भगवान की तरह पूज रहे हैं, लेकिन क्या है अन्य खेलों के प्रति हमारा तिरस्कार का भाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिकेट के कारण दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा खूब एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। क्रिकेट में बहुत सारा जुआ सट्टा हो रहा है और बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जिसके अंदर टीम बनाओ और पैसा कमाओ वाला काम कर रहा है। सो दोस्तों इसके पीछे पूरा का पूरा एक मार्केट मैकेनिज्म काम कर रहा है, ठीक है। और क्रिकेट में हमें भयंकर भारी लेवल का भ्रष्टाचार भी देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों क्योंकि क्रिकेट के प्रति दीवानगी हमें देखने को मिल रही है, इसलिए दोस्तों अधिकांश युवा सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है। उसके अलावा दोस्तों हमें और अन्य टीम नहीं देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें ओलंपिक में, कि यदि ओलंपिक के गोल्ड मेडल की भी यदि बात करें, तो छोटे से छोटा देश भी क्या है ओलंपिक में भारत से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करें जनसंख्या के अनुपात में, कि यदि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ में से कितने पर खिलाड़ी होने चाहिए और पर खिलाड़ी कितने मेडल्स मिलना चाहिए और प्रति जनसंख्या पर कितने मेडल्स गोल्ड मेडल भारत के पास होना चाहिए, इन सब में दोस्तों भारत क्या पिछड़ा हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करें चीन की, तो चीन के पास जो जनसंख्या के अनुपात में क्या है, हमें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की यदि बात करें तो भारत उससे काफ़ी पीछे है। हम छोटे से छोटे देश मतलब जापान और इंग्लैंड से भी बहुत पीछे हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों कि भारत के अंदर हमारे पास स्पोर्ट कल्चर जिसको बोलते हैं, क्या है खेल संस्कृति, उसका बेहतर विकास नहीं हुआ है। हालांकि अभी हमारा युवा मंत्रालय ने कुछ पहले कुछ कार्यक्रम भी बनाए हैं, लेकिन दोस्तों अभी हमारे देश में क्या है स्पोर्ट कल्चर नहीं है, और साथ के साथ स्पोर्ट कल्चर होने के बाद भी दोस्तों हमें हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और स्पोर्ट के अंदर भी हमें भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। तो इस कारण भी दोस्तों क्या है हमें स्पोर्ट के अंदर भी बेहतर खिलाड़ी हमें नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें एजुकेशन के अंदर कि हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं, तो भारत के अंदर क्या है हमें टीचर्स की कमी है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स की कमी है, अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट की कमी है। लेकिन यदि बात करें दोस्तों कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ये कितनी ख़राब है, यदि हम बात करें असर की रिपोर्ट, तो असर की रिपोर्ट कहता है कि 10वीं का बच्चा 5वीं का और 5वीं का बच्चा दूसरी की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि हम भारत के अंदर पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ती आ रही है। भारत के अंदर केवल जो युवा है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिग्रीधारी युवा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों ILO एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, क्या है दोस्तों ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि जो भारतीय युवा है उसका 83% क्या है बेरोजगार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और भारत के अंदर हमें जो रोजगार योग्यता की पतनशील दरें भी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों, जो भारत की जो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने बोला था कि दोस्तों कि जो जॉब मार्केट के अंदर स्किल गैप हमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। मुश्किल से 15% लोगों के पास ही क्या है आज करेंट जो जॉब मार्केट है उसके अनुसार दोस्तों स्किल है, बाकी के पास हमें एक बेहतर स्किल नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों एक स्किल गैप क्या है भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। यदि बात करें दोस्तों कि आखिर भारत का जो पढ़ा लिखा सुशिक्षित आज जो भारत का जो सुशिक्षित सुप्रशिक्षित और सुसंस्कृत युवा है वो भारतीय राजनीति में प्रवेश क्यों नहीं करता, वाय क्यों एक क्या है युवा राजनीति से हमें दूर दिखाई देता है। तो यदि बात करें दोस्तों कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा गैप या तो फिर कहें कि बहुत ज़्यादा हमें एक कुप्रबंधन देखने को मिलता है। यदि हम बात करें दोस्तों कि जो राजनीति के अंदर क्या है अपराध का राजनीतिकरण, जाति का राजनीतिकरण, राजनीति का जातिकरण, धन का बोलबाला है ना, धन बल बाहुबल। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की यदि बात करें तो हमारी जो विधानसभाएं हैं संसद है उसके अंदर क्या है अपराधियों की बढ़ती संख्या, ठीक है। टिकट दोस्तों एक छोटा सा टिकट लेने में भी क्या है दोस्तों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो कोई भी एक आम आदमी या एक बहुत ज़्यादा नौजवान व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा लिखा इंसान है तो वो कैसे करोड़ों रुपए का अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। झूठे दावे और वादे किए जाते हैं, इसका पूरा एक महासागर ही है झूठे दावे और वादों का। तो कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति इस तरह के खेल में फंसना नहीं चाह रहा है,
ठीक है। एक क्रोनी कैपिटलिज्म हमें देखने को मिलेगा। तो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो उद्योगपति हैं, बाहुबली हैं और राजनेता हैं, इनका एक हमें गठजोड़ देखने को मिलता है। तो इस तरह का गठजोड़ क्या है दोस्तों, कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान नहीं बना पाता। और साथ के साथ देखेंगे, यदि हाल ही में देखने को मिलेगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है दोस्तों, उसको क्या है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक चंदे धंधे का जो खेल था, इसको एक्सपोजर किया गया है। तो दोस्तों ये क्या है, चंदे और धंधे का खेल आज़ादी के बाद से ही हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ में भी क्या है, हमारा युवा है संलिप्त नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस कारण भी हमें देखने को मिला कि हमें बेहतर पॉलिटिशियंस नहीं मिल रहे हैं। यदि हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, कि भारत के जो युवा है वो उद्योग क्यों नहीं खोल पा रहे, मतलब ये उद्योगपति बनने में क्यों इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो सबसे दोस्तों हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि जो भारत के अंदर जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में 90% से अधिक हमारी जो इकोनॉमी है वो अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा चलाई जा रही है। और जो भी अनौपचारिक क्षेत्र है उसके अंदर कोई सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था हमें नहीं देखने को मिलेगी। यदि कोई भी व्यक्ति दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उसको महंगाई भत्ता मिलता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे उसको एक महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन क्या जो अनौपचारिक क्षेत्र है उसके अंदर महंगाई भत्ता जैसी अवधारणा है, क्या वहाँ पर बीमा पेंशन जैसी अवधारणा हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि ये सब गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलती हुई देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों भारत के अंदर हमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर दीवानगी युवाओं में देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है। दोस्तों एक आनंद महिंद्रा का जो स्टेटमेंट था कुछ साल पहले, कि अधिकांश जो स्टार्टअप हैं अपने 5 वर्ष पूरे पूरे किए बिना ही धाराशायी हो जाते हैं। लगभग 70 से 80% दोस्तों जितने भी स्टार्टअप हैं वे क्या है, अपने शुरुआती चरण में ही धाराशायी हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि उनको बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है और तक बेहतर फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसको बोलते हैं वित्तीय सहायता, वह नहीं मिल पाती। और साथ के साथ दोस्तों यदि कोई उद्योग चल भी रहा है तो उसके ऊपर क्या टैक्स में छूट नहीं मिल पाती है। और यदि कुछ उद्योग चल भी पड़े हैं तो फिर वे क्या दोस्तों पॉलिटिशियंस की नज़र में यदि आ गए हैं तो फिर वे पॉलिटिशियंस भी क्या दोस्तों उन उद्योगों से चंदा धंधा वाला खेल शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों इस कारण कोई भी अधिकांश हमें देखने को मिलता है कि युवा इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति उद्यमशीलता को अपनाने के बजाय कहीं जॉब करना प्रेफर करता है, ताकि वह जॉब करने के बाद बाकी का लाइफ अपनी अलग तरीके से बिता सके। ठीक है। तो यही बात देखने को मिलेगी, जो छोटे उद्योग है दोस्तों उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए दोस्तों लोन निकालना शेर के मुंह से मांस निकालने जैसा होता है। सो दोस्तों जो छोटे उद्योगपति हैं, सॉरी जो नए युवा हैं, वे क्या दोस्तों यदि उद्योग के लिए कहीं से लोन लेने की सोचते भी हैं तो वो ये क्या होता है दोस्तों, शेर के मुंह से मांस निकालने जैसा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों यदि हमें टाटा अंबानी या फिर बड़े उद्योगपतियों को बैंकें भी क्या है दोस्तों आसानी से लोन दे देती है, वो भी बिना किसी कोलेट्रल के। लेकिन यहाँ दोस्तों कोलेट्रल रखना भी युवाओं के लिए एक जोखिम, उनके पास कोलेट्रल कोई होता ही नहीं तो वो लोन भी लेने में क्या है दोस्तों अक्षम महसूस करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक और हमें पक्ष देखना पड़ेगा कि आखिर इतने सारे लोग यूपीएससी में क्यों हैं। दोस्तों हमें याद रखना होगा कि इतने इतने सारे लोग यूपीएससी का अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों यूपीएससी के अंदर इतना सारे फॉर्म भरे आ रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में इतने सारे लोग क्यों लगे हुए हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तो हमने देख ही लिया है कि जो बहुत कम युवा हैं जो सीरियस होते हैं। दोस्तों एक कंज्यूमर बॉडी ने इश्यू किया है, कंज्यूमर बॉडी इश्यूज टू आईएएस कोचिंग सेंटर फॉर मिसलीडिंग एड। सो दोस्तों जो सीसीपीए हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, उसने क्या है दोस्तों जितनी भी कोचिंग सेंटर थे उनको क्या है मिसलीडिंग एड चलाने के लिए क्या है दोस्तों नोटिस भी इश्यू किया था। ठीक है। तो ये पूरी जो चर्चा थी दोस्तों उस वक्त न्यूज़ में थी। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो यूपीएससी की जो तैयारी है इसके अंदर दोस्तों मार्केट की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये मार्केट की भूमिका के कारण भी दोस्तों बहुत सारे जो युवा हैं वे क्या है इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आईएएस पीसीएस की तरफ क्या है अपना रुझान न चाहते हुए भी रखने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में यदि थोड़ा सा भी वो पढ़ना शुरू कर देते हैं उसके बाद मार्केट क्या दोस्तों उनके ऊपर इस तरह से हावी हो जाता है, उनको उनकी पूरी मेंटालिटी चेंज कर देता है। ठीक है। इसलिए दोस्तों कि हमें देखने को मिलता है कि वे लोग बार बार अटेम्प्ट भी करते हैं। सो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है सीसीपीए जिससे बोलते हैं, इन्होंने यूपीएससी कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया भ्रामक विज्ञापनों के लिए। उन्होंने बताया कि ये जो संस्थान है एक ही टॉपर क्या है 10 संस्थानों में इनकी फ़ोटो लगी है। मॉक टेस्ट देने वालों को भी ये क्या है अपने ही स्टूडेंट बताते हैं, ये बताते हैं कि ये हमारी संस्था का स्टूडेंट है। ठीक है।
एक सुपर टीचर का फेस दिखाकर एडमिशन का खेल दोस्तों चला जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का केवल एक व्यक्ति जो बहुत बोलने में प्रभावशाली है और उसके खूब सारे हमें रील्स देखने को मिलते हैं, वीडियो देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। तो जो प्रभावशाली शिक्षक है उसके प्रति सबसे पहले स्टूडेंट में एक दीवानगी भरी जाती है एडवर्टीजमेंट के द्वारा, और फिर दोस्तों बहुत सारे एडमिशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और गेम है दोस्तों, यदि अभी हमें देखने को मिलेगा कि जो यदि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी तैयारी करके यदि वो पीटी पास कर लेता है तो जो इंस्टीट्यूट है वो फ्री में मेंस की मेंटरशिप दे देती है, टेस्ट सीरीज का वादा कर देती है और देती भी है ना, फूड देती है, रहने का है ना, और लाइब्रेरी देती है, इंटरव्यू के फ्री मॉक टेस्ट। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये भी एक प्रकार की मार्केट स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलती है, जिस कारण क्या है स्टूडेंट लगे रहते हैं एग्ज़ाम की तैयारी में। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं क्या है इस इन्हीं मार्केट स्ट्रेटजी के चक्कर में, और ये ऊपर जो प्रीलिम्स पास करने के बाद जो मिल रही है इसके कारण दोस्तों लालच में आ जाते हैं, और फेम मिलने के कारण कि हाँ सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें भी उस टॉपर की तरफ फेम मिलेगा। ठीक है, इस कारण भी दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट है बार बार क्या है अपना अटेम्प्ट देते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे जो वेब सीरीज आ रही है जैसे कि ट्वेल्थ फेल वेब सीरीज आई थी, तो ये कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्रियों के इनका इन वेब सीरीज़ के पीछे क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री का भी हाथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और भी दोस्तों हमें तैयारी करने के लिए अलग अलग वेब सीरीज़ भी देखने को मिलेगी जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं। तो ये वेब सीरीज़ भी दोस्तों क्या है स्टूडेंट्स के अंदर आग में घी डालने का काम करती है कि और लगे रहो और लगे रहो और लगे रहो। ठीक है, और आजकल दोस्तों क्या हो रहा है कि जो कोर्सेज तो बेचे जा रहे हैं साथ के साथ मर्चेंटाइज बाजारीकरण भी हमें देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों कि कोई कोचिंग संस्थान है वो स्वयं अपने संस्थान का बैग दे रहा है, छाता दे रहा है, बुक दे रहा है, डायरी दे रहा है, पेन दे रहा है, और इन सब पर दोस्तों संस्थान का हमें लोगो देखने को मिलता है। और दोस्तों हमें इस बात को याद रखना होगा कि लगभग लगभग 30% फीस क्या है दोस्तों इस मर्चेंटाइज की दिखा दी जाती है यदि आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड करोगे तो। जबकि दोस्तों ये इसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए कि हमें आपकी ये फालतू चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पढ़ाओ और हमें हमारा सामान हम खुद रखेंगे। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं देखने को मिलता है, तो छाता दिया जाता है, बुक डायरी पेन ये सब दी जाती है, तो इन सब पर भी संस्था का दोस्तों क्या है लोगो हमें देखने को मिलता है। अब ये लोगो क्या, ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों प्रचार का एक प्रत्यक्ष माध्यम हमें देखने को मिल रहा है कि क्योंकि बाहर बच्चा जाएगा यदि उसके पास दिखेगी डायरी उस संस्थान की, छाता दिखेगा, बैग्स दिखेंगे और भी अन्य प्रकार की बुक्स दिखेंगी, तो ऐसा लगेगा कि दोस्तों अधिकांश बच्चे इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। राइट, और दोस्तों एक और चीज़ है कि जो क्लासरूम में बच्चे कितने 500 बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, जबकि दोस्तों ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक नैतिक मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों 500 बच्चों में किस तरह से तो किसी बच्चे को समझ में आएगा कि किस तरह से कोई भी स्टूडेंट बेहतर तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, जो क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि यूपीएससी की जब तैयारी हम करते हैं तो हमको कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता और ना ही कोई एश्योरेंस मिलता है। तो दोस्तों कुल मिला के हम हमारे जीवन और जवानी का जो समय है मैक्सिमम टाइम हम क्या कोचिंग के 500 बच्चों की भीड़ में हम नहीं बैठ सकते, और साथ के साथ हमें ये भी देखना होगा कि ये हमारे रोज़गार और हमारे सिलेक्शन का मुद्दा। तो जहाँ भी हमारी रोज़गार और सिलेक्शन की बात होती है वहाँ तो हमें और कम बच्चों वाली क्लासरूम में बैठना चाहिए, जहाँ पर मुश्किल से 40-50 मैक्सिमम 60 बच्चे हो, तो ऐसी क्लासेस होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर 500 बिल्कुल एक भीड़ क्या है, भेड़ बकरियों की तरह क्लासरूम के अंदर बच्चों को ठूसा जा रहा है। तो यहाँ भी हमें दोस्तों ध्यान देना होगा। तो ठीक है, इसके ऊपर भी दोस्तों पर्दा उठाया। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर क्या है दोस्तों, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे क्या है दोस्तों सोशल मीडिया पर ये लोग अपने एड्स चलाते हैं। टॉपर्स के साथ किसी टीचर का क्या है, एक टॉपर्स है और उसके साथ एक टीचर्स है, तो इन के खूब सारे शॉर्ट बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को अधिक से अधिक प्रभावित किया जा सके। और ये एक प्रकार की ट्रैपिंग टेक्टिक्स हमें देखने को मिलती है। इस तरह के माध्यम से क्या दोस्तों इस शॉर्ट बना के, रील्स बनाकर, बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर क्या कोई फेमस टीचर है और उसके साथ उस टॉपर की वीडियोस चिपका दो, फोटोज़ चिपका दो। ठीक है, इन सब के कारण भी दोस्तों ये एक प्रकार का ट्रैपिंग टेक्टिक्स हमें देखने को मिलेगी, जो कि सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनाते हैं सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करने के लिए। तो इस कारण भी दोस्तों क्या है इन्फ्लुएंस करके दोस्तों स्टूडेंट को पहले यूपीएससी के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर अपने एडमिशन करवाए जाते हैं। ठीक है,
अब फेम के चलते टॉपर्स भी क्या है दोस्तों यूट्यूब पर अपना इंटरव्यू देते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें देखना होगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या टॉपर्स हैं, तो आपको देखने देखने को मिलेगा कि हर टॉपर का, जब टॉपर्स किसी कोचिंग के अंदर जा रहा है तो बिल्कुल उसकी एंट्री वाली, उसकी एग्जिट वाली और उसकी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो को काट कर डाला जाता है, ठीक है। और साथ के साथ बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे टॉपर्स ने भी अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं और टॉपर्स भी अपने यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं कि देखो ऐसा करना है, वैसा करना है, मैं यहाँ गया वहाँ गया। तो टॉपर्स भी दोस्तों आगे बढ़कर अपने फेम को बढ़ाने के लिए, अपनी सेलिब्रिटी वाली मेंटालिटी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ से भी दोस्तों क्या है, यदि किसी ने सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा सोचा भी कि चलो मैं भी देता हूँ यूपीएससी का एग्ज़ाम, लेकिन वो एक छोटा सा ट्राई कब 7वें अटेम्प्ट तक, 5वें अटेम्प्ट तक पहुँच जाता है पता ही नहीं चलता है, जब यूपीएससी की तैयारी और मार्केट का हिस्सा एक स्टूडेंट बन जाता है। और स्वयं टॉपर भी क्या है दोस्तों, कोचिंग के प्रचार का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि दोस्तों रुपए लेकर दोस्तों हम रुपए लेने का काम भी चलता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी क्या है दोस्तों, भले आप एक बार उनके कांटेक्ट में पहुंच गए, बस आपको थोड़ा सा कुछ समय देना होता है और कुछ समय देने के बाद दोस्तों वे इंस्टीट्यूट से कट जाते हैं। लेकिन दोस्तों बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट भी यही काम कर रहे हैं आज की, रुपया दे देते हैं इस टॉपर्स को और अपने प्रचार के अंदर या प्रचार का हिस्सा बना लेते हैं टॉपर्स को। तो ये सब दोस्तों भी, ये सब खेल भी हमें देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस रहा कि केवल और केवल यूपीएससी की तैयारी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बार बार टाइम वेस्ट, बार बार अटेम्प्ट देते रहना, ये टाइम बिल्कुल टाइम वेस्ट है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ है दोस्तों कि हमारा एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड यदि सिविल सर्विसेज के प्रति है तो भी टाइम वेस्ट कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन हमारे पास पहले से ही प्लान बी होना चाहिए। यदि हमारे पास प्लान बी नहीं है तो दोस्तों ये क्या है, हमारे लिए एक खतरा हो सकता है। और साथ के साथ दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मार्केट है यूपीएससी का, ये जो मार्केट है इसके प्रति सबसे पहले हर स्टूडेंट को अवेयर होना चाहिए और अपना सोचा समझा और वेल रिफाइंड डिसीजन लेना चाहिए कि हमें यूपीएससी की तैयारी 1 साल करनी है, 2 साल करनी है, 3 अटेम्प्ट तक करनी है, और उसके बाद हमारे पास प्लान होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पूरा डिस्कशन कि हमारा मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर या पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर और हमारे करियर को लेकर, आने वाली हमारी पूरी लाइफ को लेकर, ठीक है।